नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय सैद्धांतिक के पाठचर्या में अंकित प्रसंग सुरक्षा एवं सावधानियां तथा प्राथमिक चिकित्सा और चित्रकला एवं इतिहास के विषय में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा जो प्रसंग है वो है सुरक्षा एवं सावधानियां तथा प्राथमिक चिकित्सा और चित्रकला एवं इसका इतिहास। इसमें आज हम जो है जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उसमें है सबसे पहले आएगा परिचय। उसके बाद जानेंगे बचाव के प्रकार, वर्कशॉप में आग लगने के कारण, उसके बाद आग लगने के प्राथमिक उपाय, उसके बाद हम पढ़ेंगे आग लगने के बाद रोकने के उपाय, उसके बाद पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा के कर्तव्य और प्राथमिक चिकित्सा का सामान। इन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा। औद्योगिक क्षेत्र के सभी उद्यमों में तकनीकी कार्य होते हैं। तकनीकी कार्य करते समय गलती करने पर कई प्रकार से दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना किसी भी समय घट सकती है। दुर्घटना से जान व माल दोनों का नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदा के अलावा दुर्घटनाएं सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने से पर होती हैं। जैसे कि कहावत है, सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। ऐसी गलती से बचना चाहिए जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं किसी भी फील्ड में, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अपनी सुरक्षा। मतलब जो है कि ऐसा ना हो कि सुरक्षा को ध्यान न रखते हुए बस जल्दबाजी में काम को हम करते हैं, तो उससे दुर्घटना होने का खतरा रहता है, क्योंकि जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। सबसे इस बात का सबसे ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कार्य किसी भी फील्ड में कहीं भी काम कर रहे हैं, घर में चाहे बाहर में, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है अपनी सुरक्षा। अब जैसे हम बचाव के प्रकार, कि बचाव के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, तो हम तो पेंट शॉप में आग से बचाव हम जो बात करेंगे, वो पेंट शॉप में हम काम करते हैं पेंटर का, तो पेंट शॉप में आग से बचाव। तो पेंटिंग शॉप में कई तरह के तरल तथा रासायनिक पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे अक्सर आग लगने का खतरा होता है। कि पेंट शॉप में जब हम काम करते हैं तो जानते हैं कि भाई थिनर होता है और भी बहुत से इनफ्लेमेबल जो आग लगने के पदार्थ होते हैं, वो सारे जो है हमारे पेंट शॉप में पाए जाते हैं। तो इन जो है, तो इसमें जो है सबसे पहले पेंट शॉप में आग लगने से बचाओ। भाई पेंट शॉप में आग लगने से हम कैसे बचा जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले आता है भाई जैसे पेंट शॉप में काम कर रहे हैं तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कि धूम्रपान जो है वो आग लगने का एक कारण बनता है। और दूसरा आता है कि भाई जैसे हमने काम कर लिया, पेंट का काम कर लिया, तो सूखे कपड़े या जो भी ऐसी आग लगने वाली वस्तुएं हैं, तो इन्हें जो है हमें हटा देना चाहिए। स्प्रे पेंटिंग का काम करते हैं तो थिनर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो है उससे भीगे हुए कपड़ों से जैसे नोजल जाम हो जाती है, तो हम जो है भीगे कपड़े से उसको साफ करते हैं, तो ऐसे कपड़ों को भी जो है वो हटा लेना चाहिए। अब जैसे स्प्रे पेंटिंग का और भी होता है, जैसे स्प्रे पेंटिंग का काम कर रहे हैं तो एयर कंप्रेसर मान लो काम करते करते जो है अचानक से लाइट चली गई, तो जो है स्विच जो है वो ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि अचानक से जो है फिर बाद में नहीं है लाइट आने पे वो जो है स्पार्किंग होकर आग लगने का खतरा हो सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई वर्कशॉप में
आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं वो आवश्यक जो है ज़रूर मौजूद होना चाहिए। इन बातों का जो है ध्यान हमें जो है रखना चाहिए, जिससे जो है आग लगने से हम अपना बचाव कर सकते हैं। उसके बाद है पेंटिंग का कार्य करने वाले के लिए बचाव। पहले था पेंट शॉप में आग लगने से बचाव। अब जो कार्य कर रहा है उसको क्या-क्या जो है मतलब जो है बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे जो है आग लग वो अपना बचाव कर सके। वर्कशॉप में कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं डालने चाहिए तथा हाथों में रबड़ के दस्ताने डालने चाहिए। जैसे बताते हैं कि जो मानव का जो शरीर होता है वो सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, कि एक भी अगर कहीं मानव शरीर जो ऊपर वाले ने बनाया है तो इसमें कहीं भी अगर कोई हाथ कट जाता है एग्जाम्पल में, या पैर टूट जाता है, तो वो जो है एक तरह से डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो ये जो है कोई डॉक्टर की दुकान नहीं है ना, या कोई ऐसी बात नहीं है ना कि इंसान जाके जो है बुखार या खांसी की तरह नहीं ना कि जाके दवाई ले ली और सही हो गई। ये हमेशा के लिए जो होता है वो दिक्कत का कारण बन जाता है। जैसे मशीन है, मशीन का कोई पार्ट टूट गया, मशीन टूट गई, तो वो जो है वो दोबारा हम बदल सकते हैं, दूसरा मार्केट से रिपेयर करा सकते हैं, मशीन दूसरी खरीद सकते हैं। लेकिन मानव शरीर जो है अगर उसमें कोई टूट जाता है, कोई अलग हो जाता है, तो उसे जो है हम कहीं से खरीद के या वो जो है बाजार में नहीं मिल सकता। इसलिए कार्य करते समय जो है अपना बचाव जो है वो सबसे ज़रूरी है। उसमें जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कभी भी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो काम करने वाला कभी ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी भी ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जिससे कि कपड़े कई बार होता है कि कपड़ा उड़ रहा है और मशीन में फँस के जो है दुर्घटना होने का खतरा जो है वो रहता है। और जैसे कि बताया हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। और जो है सबसे मेन होता है कि कभी भी वर्कशॉप में जो है वो नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। जो है नंगे पैर घूमने से जो है वो खतरा ज़्यादा रहता है। पैर पैर पे कोई ऐसी केमिकल गिर जाए या आग लग जाए, या तो इसलिए जो है कभी भी नंगे पैर या चप्पलों में नहीं, वर्कशॉप में हमेशा जो है सेफ्टी बूट और सेफ्टी जो है वो शूज़ आते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे छत पे काम कर रहे हैं तो हमेशा जो है जहाँ एरिया में जिस जगह काम कर रहे हैं, अगर वो छत का एरिया में काम कर रहे हैं तो सबसे सेफ्टी हेलमेट आता है, सेफ्टी बेल्ट आता है, इनका जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे स्प्रे पेंटिंग कर रहे हैं तो हम जो है मुंह पे मास्क पहन लें, क्योंकि स्प्रे गन करते समय जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सा जो पेंट का पार्ट होता है वो हवा में उड़ता है। तो वो क्या होता है, उसे हम जो है अगर जो है इन्हेल करेंगे, यानी जो है उसे हमारी नाक के अंदर जाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत जो है वो खतरनाक होता है। तो इसलिए जो है स्प्रे पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं तो मास्क ज़रूर जो है वो पहनना चाहिए। अब तीसरा आता है पेंटिंग का कार्य करते समय बचाव। तो वर्कशॉप में काम करते समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। जान बची सो लाखों पाए कहावत के अनुसार हमें शारीरिक रूप से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये है कि जब काम कर रहे हैं तो उस टाइम में बचाव जो है क्या-क्या हम कर सकते हैं, कि जैसे है कि अंदर जैसे वर्कशॉप में मोबिल ऑयल, ग्रीस, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो ये कहीं गिरा हो तो उसे जो है हमें साफ कर देना चाहिए, ये नहीं कोई हमें उससे स्लिप होने का, फिसलने का खतरा रहता है। और पेंट जैसे गिरता है या कोई चीज़ गिरती है तो उसे फ़ौरन साफ कर लेना चाहिए। और तीसरा जैसे हम पेंट का काम करते हैं छत पे, सीलिंग पे, छत पे करते हैं, तो हम बाल्टी जो है हमें वो रस्सी से सही से बाँध लेना चाहिए, और जो है हेलमेट पहन लेना चाहिए, और एक हेल्पर ज़रूर लेना चाहिए जो है जो सीढ़ी के पास खड़ा रहे। इन्हीं बातों का, और डब्बा जिससे पेंट सबसे मेन होता है कि पेंट जो हम लेते हैं, देखा होगा आपने अक्सर कि जो है
पेंट का डिब्बा लिया रहता है तो वही जो होता है सीढ़ी में कहीं अटका लेते हैं या कोने में फंसा लेते हैं जिससे पेंट, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पेंट के डिब्बे को सही से जो है रस्सी के द्वारा जो है उसको बांध लेना चाहिए, ताकि कहीं टकरा मतलब हल्का सा हाथ वाथ लगे तो वो डिब्बा पूरा नीचे न गिर जाए और नीचे जो है हेल्पर के ऊपर गिर के उसे नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उसे रस्सी से सबसे जरूरी है उसे बांध लेना चाहिए। अब हम जानेंगे वर्कशॉप में आग लगने के कारण। वर्कशॉप में आग लगने के कारण होते हैं। आग, जैसा कि हम जानते हैं कि आग लगने के लिए, कहीं भी आग लगनी हो तो उसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक फ्यूल होता है और एक होता है ऑक्सीजन और तापमान। तो हमें अगर जो है सपोज करिए कोई भी ईंधन है उसकी ज़रूरत पड़ती है और जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और तापमान की। तो हम इसमें से अगर किसी भी चीज़ को लुप्त कर दें यानी बंद कर दें तो आग से हम बच सकते हैं। तो ये आग किस वजह से लगती है? सबसे मेन होता है कि मतलब जो लापरवाही जो होता है इसका सबसे मेन कारण होता है आग लगने का कहीं भी। और ये जो होता है बहुत हानिकारक होता है। आजकल देखते हैं हम सुनते रहते हैं कि वहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई। तो ये उसमें आप देखेंगे तो 90% जो रहता है वो लापरवाही से, जैसे आदत होती है ना कि अरे चलो देख लेंगे कर लेंगे, तो ये लापरवाही जो होती है ये सबसे बड़ा कारण होता है आग लगने का। तो इसलिए हमें जो है लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जिसे कुछ मेन कारण हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला बिजली के तारों के ढीले जोड़ चिंगारियाँ पैदा करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल बहुत सी जगह देखते हैं काम करने की, तार लिया बस वो जो है बोर्ड में लगा दिया ऐसे ही बिना और वो क्या है स्पार्किंग हो रही है उसमें, लेकिन काम करे पड़े हैं। तो इससे क्या होता है, दो नुकसान होता है। एक तो आग लगने का खतरा भी होता है, दूसरा मशीन जो है बार बार जो है उससे खराब होने का, मशीन फूकने का भी जो है जो खतरा रहता है। इसलिए जो है स्पार्किंग जो तार में होती है, अगर बाई चांस ज़्यादा स्पार्किंग हो गई, कोई ऐसी चीज़ पास में पड़ी है जिसके टच में आ गई तो आग जो है वो फौरन पकड़ लेती है। अब दूसरा है तो इन बातों का ध्यान रखने की कि ढीले जोड़ नहीं छोड़ने चाहिए कभी भी। उसके बाद आता है रासायनिक पदार्थों के प्रयोग में लापरवाही तथा अज्ञानता आग लगने का कारण बन जाता है। रासायनिक पदार्थ जैसे थिनर वगैरह और ये सब चीज़ें होती हैं जो पेंट के अंदर बहुत से केमिकल होते हैं जो आग लगने में सहायता करते हैं। तो इसलिए हमें इन पदार्थों के बारे में जो है मतलब इनके जो है प्रयोग जो है वो सही से करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि काम किया वहीं छोड़ दिया। तथा अज्ञानता यानी मतलब तो उस बात का ज्ञान रहना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसमें है क्या-क्या उसकी जो है अच्छाई बुराई है कि उसके अंदर उससे क्या फ़ायदा या नुकसान होना चाहिए। ये बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है, बस का कि हमें ये काम करा वहीं छोड़ के चले गए। लेकिन नहीं, ध्यान रखना चाहिए कि और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज़ जो है इसे हमें यहाँ रखना है, आग से दूर रखना है, कहीं गर्म जगह से दूर रखना है जिससे आग लगने का खतरा है। तो इन बातों का जो है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अज्ञानता भी जो है वो भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण कभी-कभी बन जाती है। फिर आता है बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है। ये आजकल बहुत सी जगह बिल्डिंगों में शॉर्ट सर्किट से पूरी की पूरी जो है बिल्डिंग हो या जगह हो वो पूरी जो है तो बर्बाद हो जाती है। इसलिए शॉर्ट सर्किट जो होता है वो एक मुख्य कारण है बिजली का। बिजली की मशीनों या उपकरणों का ओवरलोड चलना, इस कारण तारों की इंसुलेशन गर्म होकर आग पकड़ लेती है। कि बिजली की मशीन या उपकरण को ओवरलोड चलना, कि जैसे कहीं भी हैवी हैवी मशीन चल रही है, अब उसके हिसाब से हम जो होता है उसका जो है ज्ञात करते हैं कि ये कितना लोड जो है इसको चाहिए। अब क्या होता है कि भाई लोड तो आपका जो है आ रहा है कम, लेकिन आपने उसके हिसाब से मशीनें ज़्यादा चला दी, तो उससे ये होता है कि जो है ओवरलोड होने की वजह से
तार जो है वो गर्म हो जाता है और जो है बहुत तेजी से देखा हो भड़ाम से आवाज आती है, फट जाता है। तो वो जो होता है वो ओवरलोडिंग की वजह से होता है और ये जो है ये भी जो है आग लगने का एक मुख्य कारण है। उसके बाद सिगरेट के जलते हुए टुकड़े आग लगने के कारण बनते हैं। वर्कशॉप में बीड़ी सिगरेट पीने की मनाही होनी चाहिए। कई जगह देखा होगा कि जो कुछ ऐसी जगह हम काम करते हैं कि उन्हें बस हल्का सा जो है एक सिगरेट का मतलब स्पार्क चाहिए, जो वो फौरन जो है वो छोटा सा स्पार्क जो है बहुत बड़ी भयानक जो है रूप ले लेती है। ये उसी में कई जगह होता है पेपर फैक्ट्री में या बहुत सी जगह ऐसे जहाँ ज्वलनीय पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं कार्य करने में, तो वहाँ पे सिगरेट या बीड़ी के टुकड़े फेंक देते हैं। तो अज्ञानता के कारण ये होता है कि भाई बीड़ी पी रहे उसी में काम कर रहे हैं, तो ये जो होता है कई जगह जो है ये मुख्य कारण बन जाता है। सिगरेट के टुकड़े या बीड़ी ये सब फेंकने से वो जो है वो आग पकड़ लेती है। इसलिए जो है जहाँ भी कार्य हो रहा हो वहाँ पे जो है इस तरह का जो है सख्त मनाही होनी चाहिए। उसके बाद है तेल से भीगी हुई वस्तुएं किसी भी समय आग लगने का कारण बन सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कपड़ा है, पेंट साफ करा या कोई तेल गिर गया, थिनर गिर गया या तारपीन ऑयल गिर गया, फिर हमने उसे साफ करके ऐसे ही रख दिया, तो उसमें जो है आग पकड़ने की शक्ति होती है। इसलिए जो है वो कारण बन सकती है। इसलिए जो है ऐसी चीज़ों को जो है जगह से बिल्कुल हटा देना चाहिए कि वहाँ पे वो न रहे। अब जैसे अभी तो हमने जाना कि आग लगने किन किन वजहों से आग लग सकती है। अब आता है कि आग लगने से पहले प्राथमिक उपाय, यानी आग जो है वो न लगे उसके प्राथमिक उपाय क्या है। इसमें सबसे पहले है कि वर्कशॉप से आग बुझाने वाले यंत्र, पानी तथा रेत से भरी बाल्टियां, कैनवस, शीटें, कंबल आदि उचित सीनों पर हर समय तैयार रखने चाहिए, यानी उचित जगहों पर तैयार रखने चाहिए तथा ज़रूरत पड़ने पर इनका प्रयोग करना चाहिए। कि वर्कशॉप में जब काम कर रहे हैं तो बाल्टी होती है फायर वाली, वो जो है वो रेते से भरी हुई होनी चाहिए। और जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मतलब सूखी आग होती है, एक होती है कि बिजली की आग। तो हर तरह के अलग अलग यंत्र आते हैं, तो उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि बिजली की जब आग लगेगी तो कौन सा यंत्र इस्तेमाल करना है और कैसे कई इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी यंत्र जो है वो मौजूद रहना चाहिए उन जगहों पे। उसके बाद है वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों को आग पर काबू पाने का पूरा प्रशिक्षण होना चाहिए। कि ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बहुत सी जगह होते हैं, तो देखते हैं हर एक सेफ्टी का अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो क्योंकि उनका जब काम से या उससे कोई उनका मतलब नहीं होता है, लेकिन सुरक्षा जो है वो हर फील्ड में हर तरह के काम में ज़रूरी है। इसीलिए जो है वर्कशॉप में काम करने के लिए जो है वो प्रशिक्षण जो है वो देना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक मतलब कोई बात हो जाती है तो हमें कैसे उसको जो है काबू पाना, आग लग जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें किस तरीके से उससे लड़ना है और उस कैसे उसको बुझाने का प्रयास करना है, कैसे उस चीज़ आग पे काबू पाना है, इसके बारे में समय समय पे प्रशिक्षण जो है वो देते रहना चाहिए कि घबराए ना। सिगरेट बीड़ी पीने को पूरी मनाही होनी चाहिए कि कहीं भी काम करने आ रहे हैं वर्कशॉप में या कहीं भी, तो बाहरी सबसे पहले उनके चेक कर लेना चाहिए। कई दफ़ा होता है लोग जो है नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन नहीं, जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, वो अज्ञानता होती है उनमें, वो इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं, तो वो अपना बीड़ी ले आ रहे हैं, पता चले काम कर रहे हैं वहीं पे और जो है बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। इसलिए पूरी तरह मनाही होनी चाहिए और चेक करके तब उसको जो है एंट्री देनी चाहिए। उसके बाद आता है मशीनों को समय समय पर तेल ग्रीस देना ज़रूरी है। कि मशीनों में कई बार क्या होता है तेल ग्रीस की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है और
आग उत्पन्न कर सकती है। इसलिए जो है उसे समय समय पर, जैसे मनुष्य है भाई समय समय पर पानी खाना चाहिए, वैसी मशीन भी एक तरह से उसको भी जो होता है समय समय पर तेल और ग्रीस की ज़रूरत होती है। यही उसका एक कह सकते हैं कि भोजन होता है, जो ज़रूरी है कि उसको समय समय पर मिले। वर्कशॉप में रासायनिक पदार्थों, गैस सिलेंडरों का भंडार उचित विधि से होना चाहिए। यानी जो है वर्कशॉप में जो रासायनिक पदार्थ हैं और गैस सिलेंडर हैं, तो उनका जो है समय समय पर चेक करना चाहिए। रासायनिक पदार्थ हटा देना चाहिए जगह से, और गैस सिलेंडर जो है आग बुझाने के लिए उनको समय समय पर चेक करना चाहिए कि उनमें जो आग बुझाने के केमिकल या जो भी चीज़ें होती हैं वो जो है समय समय पे, ऐसा तो नहीं डेट एक्सपायर हो गई हो, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है आग लगने के उपाय। आग लगने के बाद रोकने के उपाय। जैसे दुर्घटना हो गई, अब आप किसी ने लापरवाही देखा है, दुर्घटना हो गई, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे ज़रूरी और सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर दें। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, अगर आग लग जाती है तो उस उसमें सबसे पहले होता है कि बिजली का मेन स्विच फौरन बंद करना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए। क्योंकि दुर्घटना होती है, कहीं आग लग गई, तो अगर बिजली का मेन वो नहीं है तो वो दुर्घटना को जो है और मदद करती है। अगर हमने मेन स्विच नहीं बंद करा तो आग और बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए सबसे पहले जो है कहीं भी आग लगे, कहीं भी हो, इसीलिए हमारा जैसे कहा जाता है कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री या कहीं भी हम काम करते हैं तो मेन जो होता है वो मेन स्विच जो है दरवाजे के पास जो ओपनिंग होती है उस वहाँ बनाया जाता है, या बिल्डिंग है, बड़ी फैक्ट्री है, बाहर की साइड बनाया जाता है कि भाग के सबसे पहले जो है वो मेन स्विच जो है उसको हम बंद करें। फिर आता है आग लगने के पर सूचना ऊंची आवाज अथवा सायरन बजाकर करनी करनी चाहिए, ताकि हर प्रकार से सहायता मिल सके तथा आसपास को सावधान किया जा सके। कि जैसे पहले मेन स्विच बंद कर लिया, उसके बाद सायरन होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं या कई जगह होता है तो उसमें सायरन लगे होते हैं कि उससे पता चल जाता है। लेकिन कई जगह क्या होता है सायरन नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो है लोगों को इकट्ठा करना, ऊंची आवाज में चिल्लाना, आग लग गई, आग लग गई, इस तरीके से जो है चिल्लाते हुए सबको जो है मतलब बताना बात को, ताकि वो सहायता के लिए समय पर पहुंच जाए। फिर आता है आग से ज्वलनीय पदार्थों तथा कीमती सामान को तुरंत हटा लेना चाहिए। कि आग लग गई तो पहले ये देखना चाहिए कि किन चीज़ों, आग लगने के बाद जो वहाँ पे सामान रखा है कौन कौन से ऐसे सामान हैं जो आग फौरन पकड़ सकते हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों को तुरंत हटाना चाहिए, बाकी चीज़ों को छोड़कर। उसके बाद आता है बिजली की आग पर रेत या विशेष प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करें। बिजली की आग पर जो है वो कभी पानी नहीं डालना चाहिए। पानी से क्या, बिजली की अगर आग लगी है उस पर अगर हम पानी डाल देंगे तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, और जो व्यक्ति पानी डाल रहा होगा उसको करंट जो है अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए बिजली इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके बारे में यही तो मैंने कहा ना कि ज्ञानता और प्रशिक्षण में यही बताना है, यही पता होना चाहिए कि बिजली की आग लगने पे रेत या ज़्यादातर इंसान हम आप देखते हैं आमतौर में कि आग लगती है तो पानी फेंको, पानी फेंको, पानी से आग बुझती है, हम सुनते भी हैं, देखते हैं। लेकिन इस बात का पता होना चाहिए कि आग अगर बिजली की लगी है, शॉर्ट सर्किट से हुई है या किस चीज़ से हुई है, तो बिजली से सबसे पहले उसमें जो है रेत या जो है फायर के और भी यंत्र आते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कभी पानी जो है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है तेल की आग पर पानी के स्थान पर रेत, गैस अथवा फोम टाइप आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। कि तेल की आग है वो भी जो है वो पानी से जल्दी नहीं बुझती, इसलिए वो रेत है या फोम आता है और फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, उससे जो है हमें
बुझाना चाहिए, वो जल्दी काबू होते हैं। पानी से जो है वो सिर्फ हम सूखा जो होता है, सूखी जो आग होती है जैसे कपड़े में या कागज़ों में पकड़ ली, उस पे हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तेल अथवा बिजली की आग पे हमें रेत या फोम और फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं जो उनका ड्राई और लिक्विड के फॉर्म में, तो वो स्प्रे करके उससे जो है हमें रोका जा सकता है। अब इसमें आता है कि प्राथमिक चिकित्सा के कर्तव्य की। प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं कि मतलब फर्स्ट एड, की कहीं भी दुर्घटना हो गई उसके बाद हमें सबसे पहले जो है हमारा क्या कर्तव्य बनता है। अब ये हम जानते हैं कि जो होता है दुर्घटना जो होती है वो मतलब जो होती है लापरवाही और जो है असावधानी के कारण होती है। कि अगर वो गिर गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी के मुंह से खून आने लगा, तो उसको सबसे पहले जो है घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले जो है क्या करना चाहिए, उसी को जो है फर्स्ट एड है, यानी हमारे कर्तव्य क्या बनते हैं, हमें क्या सबसे पहले करना चाहिए ऐसी कोई घटना हो जाती है तो प्राथमिक सहायता को जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए तथा उसे घायल की दशा देखकर घबराना तथा असंतुलित नहीं होना चाहिए तथा शीघ्र ही सोच समझकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कि कोई हादसा हो गया तो साथ में जो वहाँ खड़ा है या जो लोग हैं तो तुरंत घबराना नहीं चाहिए या अफरा तफरी नहीं मचानी चाहिए। सोच समझकर जो है उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके बाद हमारा आता है प्राथमिक चिकित्सा को दुर्घटना का कारण तथा चोट लगने की जगह का पता लगा लेना चाहिए। कि जो वहाँ पे मौजूद है तो उसे सबसे पहले ये पता नहीं ये कहाँ काम कर रहा था या किस वजह से चोट लगी है, कहाँ लगी है, इस बात का जो है सबसे पहले पता लगाना चाहिए। घबराना सबसे पहले है कि घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद पता करना चाहिए कि दुर्घटना का कारण किस वजह से ये गिरा और जो है इस व्यक्ति को कहाँ चोट लगी, इस बारे में जानकारी पता करना। फिर पीड़िता के आसपास व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए तथा उसके उसके शरीर को के कपड़ों को ढीला कर लेना चाहिए तथा जूते उतार देने चाहिए। फिर पता चल गया उसके बाद क्या है, पीड़ित के व्यक्ति जो होता है जो जो गिरा है उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी चाहिए। और उसके कपड़े, कई दफा क्या होता है देखा हो कि कोई गिर गया या कोई एक्सीडेंट या हादसा हो जाता है तो लोग पूरी तरह से घेर लेते हैं जैसे तमाशा लगा हो। तो ऐसा नहीं करना बहुत ही गलत है। सबसे पहले भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए, खुले जगह पे लिटा दें या बैठा दें और फिर हवा मतलब जो है उसको लगे, वो ऑक्सीजन ले सके। और उसके बाद कपड़ों को ढीला करके जूते उतार के उसको जो है उसको जो है पानी दे सकते हैं, पानी पिलाना चाहिए। प्यास लगी है तो सांस उसकी जो है, पानी भी कब पिलाएंगे जब जो है वो तेज तेज, भाई कोई भी हादसा होता है तो तेज तेज सांस आती है, तो हल्की सांस कंट्रोल में आ जाए तो उसके बाद जो है उसको जो है पानी वानी पिलाना चाहिए। फिर अगर हड्डी टूट गई हो तो उस जगह को अधिक हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, वरना इससे पीड़ित को अधिक कष्ट होता है। कि मतलब कहीं भी टूट गई हड्डी में चोट है तो उसको संभाल के जो है हमें वो करना चाहिए, नहीं कि उसके हाथ टूट गया है और हम हाथ को जो है वो खींच रहे हैं तेजी से या उसको ऐसे ही उठा के ले जा रहे हैं। तो जो है आराम से और ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। अगर शरीर में रक्त संचारी गति स्थिर हो गई हो तो गर्म पेय जैसे गर्म दूध आदि पीड़ित को देना चाहिए। कि जब वो जैसे बताया ना कि उसकी जो होता है सांस लेने की जो है वो नॉर्मल हो जाए तब उसको पानी या दूध पिलाना चाहिए, जिससे जो है उसको थोड़ा आराम मिले। कटे फटे अंगों पर टिंचर आयोडीन आदि लगाना चाहिए तथा पट्टी आदि कर देना चाहिए। पट्टी आदि कर देना चाहिए कि कहीं पे चोट लग गई है तो वहाँ पे जो है पहले जो है फर्स्ट एड में होता है कि वो जगह कटा है या कोई खून बह रहा है तो उसे रोक के पट्टी वट्टी कर देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्राथमिक चिकित्सा का सामान। यानी जहाँ हम काम कर रहे हैं जिस भी क्षेत्र में या जिस भी जगह, तो हमारे पास जो होता है वो प्राथमिक सामान जो है जो फर्स्ट एड होता है वो क्या क्या मौजूद रहना चाहिए। इसमें
कि हम जो है जिसको फर्स्ट एड हादसा होता है तो उसको दिया जा सके। इसमें आता है मेन टिंचर आयोडीन, ये होना चाहिए। बर्नॉल होना चाहिए। बर्नॉल जैसे कि हम जानते हैं कि जलने वलने पे लगाते हैं। गेल व त्रिकोण पट्टियाँ होनी चाहिए कि कहीं चोट लग गई है तो पट्टी बांधने के लिए। एक कैंची होनी चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेचर विधि का पता होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, प्लास्टर होना चाहिए, आँख की दवाई होनी चाहिए, रुई गाज जाली वाला कपड़ा ये होना चाहिए, और बाँस की तीलियाँ। ये जो है ये सामान जो है ये हमारे जो है फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर ये मेन चीज़ें होनी चाहिए। और कुछ जो है ज़रूरी दवाइयाँ जो कॉमन दवाइयाँ हैं कि जैसे बुखार की या दर्द की दवाइयाँ आती हैं तो वो भी उसमें मौजूद होना चाहिए कि ज़्यादा दर्द हो तो हम एक गोली खिला के फिर आगे उसको उपचार के लिए ले जाएं। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक था वो है चित्रकला एवं इसका इतिहास। चित्रकला और एवं इसका प्रकार, इसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें आएगा हम पढ़ेंगे काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला, चित्रकार, चित्रकार के औजार, काम करते समय आवश्यक बातें, मानव चित्रण और चित्रकला का इतिहास, इन बारे में हम जानेंगे। और इसी में जो है हम मानव चित्रण करेंगे कि मानव चित्रण में क्या क्या होता है, और फिर चित्रकला का इतिहास जानेंगे, पेंटर का समाज के प्रति योगदान, स्त्री व पुरुष के चेहरे में अंतर, व्यापारिक क्षेत्र के प्रति योगदान, औद्योगिक क्षेत्र में योगदान और सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें काव्य कला। काव्य कला मतलब इसको हम इंग्लिश में वर्ड आर्ट कहते हैं। जब हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे काव्य कला कहते हैं। यानी हम जो है अपने विचार जो है वो जो है शब्दों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो काव्य कला कहते हैं। इसी तरह है फिर संगीत कला। जब हम अपने विचारों को स्वरों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे संगीत कला कहते हैं। फिर आता है नृत्य कला। जब हम अपने विचारों को गति अथवा संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे नृत्य कला कहते हैं, यानी इसको हम डांस आर्ट भी कहते हैं। उसके बाद आता है चित्रकला। चित्रकला जो होता है, जानते हैं कि चित्रकला क्या होता है। जब हम अपने विचारों को किसी आधार पर धरातल पर रंगों द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो उसे चित्रकला, यानी हम किसी चीज़ पे रंगों के द्वारा कोई बात बता रहे हैं या अपने भावनाओं को निकाल रहे हैं तो वो जो है चित्रकला वही कहलाती है। चित्रकार कौन होता है? अपने विचारों अथवा कला को रंगों द्वारा प्रस्तुत करने वाले को चित्रकार कहते हैं। यानी अपने जो है चित्रकला जो निकल के आ रही है वो चित्रकार उसको मतलब जो होता है प्रस्तुत करता है। चित्रकार के औजार, यानी चित्रकार के जो है क्या क्या औजार होते हैं। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए किसी न किसी प्रकार के औजार की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पेंसिल, रबड़, स्केल, प्रकार, ब्रश, पेन, एयर कंप्रेशन पेन इत्यादि। ये जो है ये औजार होते हैं। काम करते समय जो है हमें आवश्यक बातों का क्या क्या ध्यान रखना है। हाथ मस्तिष्क का एक यंत्र है जिससे द्वारा मस्तिष्क अपनी कल्पना को अंकित करता है। जिस रूप को हम मस्तिष्क द्वारा देखते हैं, यदि वैसा ही रूप किसी धरातल पर बनाते हैं तभी चित्र की सफलता मानी जाएगी। यह मानते हुए कि अन्य कलाओं की भांति चित्रकला भी एक प्राकृतिक देन है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि बिना अभ्यास एक प्राकृतिक चित्रकार भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। ये मतलब प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस जो होता है कोई भी कार्य हो, प्रैक्टिस जो होती है वो सबसे जरूरी होती है। फिर हम उसी में मानव चित्रण कर रहे हैं तो क्या क्या मानव चित्रण के बारे में जानेंगे। मानव चित्रण बनाने के लिए सबसे पहले मानव के ढांचे व उसकी गति की जानकारी प्राप्त करनी अति आवश्यक है। गतिशील मानव आकृति बनाने के लिए पहले पेंसिल की मदद से उसकी रेखाओं को चित्रण करना चाहिए। फिर आता है चित्रकला का इतिहास।
चित्रकला प्राचीन काल में जब से सृष्टि का विकास हुआ है, तब से प्रत्येक प्राणी के को जीवन के साथ साथ आवाज भी मिले। उसने मुख से जो भी निकला वह पर वह परिजाति के लिए एक नवीनतम शब्द के रूप में उदय हुआ। प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी जाति की भाषा को समझता है, परंतु सभी प्राणी लिख नहीं पाते। आदि काल में जब मनुष्य जंगली जीवन व्यतीत करता था, तो वह भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ तथा आपस में लेन देन का प्रचलन शुरू हुआ। अब इसी में हम डालेंगे स्त्री व चित्रकार जो है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्त्री व पुरुष के चेहरे में अंतर। नाक के ऊपर डॉलर गड्ढा पुरुष के चेहरे में अधिक होना चाहिए। नाक ऊंची व नुकीली होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्त्री की नाक कम ऊंची, अधिक चौड़ी, गोल और छोटी होनी चाहिए। यह है अंतर। फिर पुरुष के होठों को अधिक मोटा बनाना चाहिए, जो आगे को निकले, दोनों होठ बराबर के हों। ये पुरुष के होठ के समय ये बात ध्यान रखनी है। फिर है स्त्री का निचला होठ कुछ भीतर को रहना चाहिए। होठ पतलापन व हल्कापन लिए हुए होना चाहिए। स्त्री में इन बात का ध्यान रखेंगे। स्त्री की थोड़ी पतली होनी चाहिए और स्त्री की आंखें पुरुष से लंबी होनी चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और पुरुष का मस्तिष्क स्त्री के अधिक चौड़ा व ऊंचा होना चाहिए। कि पुरुष का जो है वो माथा जो है वो ध्यान में रखना चाहिए कि वो चौड़ा और ऊंचा होना चाहिए। अब हमारा जो व्यापारिक क्षेत्र में जो है चित्रकला का क्या योगदान है। व्यापारिक क्षेत्र में पेंटर का बहुत योगदान है। पेंटर में लघु तथा बड़े उद्योग धंधे आ जाते हैं, जैसे वर्कशॉप, फैक्ट्री, मिल्स आदि। मार्केट में आजकल वस्तुओं का डिजाइन देखकर माल बिकता है, इसलिए जो है हमें डिजाइन करते हैं। डिजाइन देखकर ही आजकल जैसे देखते हैं कि हर माल जो है मार्केट में डिजाइन सबसे पहले देखता है, तो वो पेंटर के योगदान से ही पॉसिबल है। औद्योगिक क्षेत्र में जो है इसका योगदान। कारखाने में उत्पादन को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए उत्पादों के रंग से सुंदर बनाया जाता है। जब उत्पादन की बिक्री कम हो जाती है तो कंपनी की पेंटर की सहायता छोटा या अथवा बड़ा बोर्ड बनवाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगवाती है, ताकि हर व्यक्ति वस्तु का प्रयोग कर सके। ये होता है औद्योगिक क्षेत्र में योगदान। अब है पेंटर का जो है भाई हर बिजनेस फील्ड में तो हो गया, लेकिन पेंटर का जो है समाज के प्रति क्या योगदान है। मनुष्य को स्वभाव से सामाजिक प्रणाली कहा जाता है। बिना समाज के वह एक पशु समान होता है, क्योंकि बिना समाज के वह अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, जैसे रहने के लिए मकान, खाने के लिए खाना तथा पहनने के लिए वस्त्र आदि। कि जो है मनुष्य जो है समाज से जो है वो हटके नहीं रह सकता। अब सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान, कॉमन एरिया जिसे कहते हैं इंग्लिश में। कॉमन एरिया में क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र में माना गया है कि बाजार, सड़कों व गलियों में छोटे बड़े पंपलेट लगे होते हैं, ताकि जनता को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। विशेष तौर पर से मुख्य स्थल पर विशेष बोर्ड लगाकर जानकारी दी जाती है, जैसे स्कूल, बस स्टैंड, अस्पताल आदि। यानी कॉमन एरिया जो होता है जानकारी के लिए बोर्ड या इन सब का इस्तेमाल करते हैं, जो आम जनता जो है देख के उसे जो है वहाँ पहुँच के अपना, जिससे उसे आसानी हो जाती है। और सुरक्षा के प्रति योगदान। किसी भी देश में खुशहाली देश की सुरक्षा विभाग पर निर्भर करती है। हर क्षेत्र में सुरक्षा की मुख्य सीनरी का अपना ही सिंबल होता है, जैसे कि डिफेंस में अलग अलग यूनिट डिजाइन का नाम होता है। आधुनिक युग में पेंटर का अलग महत्व है। आधुनिक युग में पेंटर का जो है ये महत्व है। तो आज हमने जो है आज मैंने आपको जो है सुरक्षा एवं सावधानी तथा प्राथमिक चिकित्सा और चित्रकला एवं इतिहास के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ कि आपको यह
भविष्य के लिए मददगार होगा। धन्यवाद।